अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, फैसल वाडा ने तोपों का रुख हुकूमत की तरफ कर लिया है। फैसल वाडा का हुक्मरानों पर तंज करते हुए कहना था कि मेडिकल इंडस्ट्री ने 2023 से कौन सी दवाई ईजाद कर ली है कि हुक्मरान बीमार तक नहीं हो रहे। सेनेटर फैसल वाडा ने हुक्मरानों की करप्शन फाइलें बनाने का दावा कर दिया है। क्या फैसल वाडा का दावा दुरुस्त है? क्या वाकई जुलाई के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं? क्या वाकई हुकूमती बयानियां और डिलीवर करने में नाकाम रही है? मईशत पर डिस्कशन शुरू हो गई है। क्या इमरान खान के बाहर आने का वक्त हो गया है? जुलाई के बाद का मुल्की सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? अगर हुकूमत जा रही है तो फिर आ कौन रहा है? हुकूमत की तब्दीली अफवाहें सिर्फ प्याली में तूफान है या फिर वाकई दावों में कोई वजन है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनलिस्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना खान साहिबा बतौर तज्जियाकार, उमर दराज गोंदल साहब और उस्मान अहमद भट्टी साहब बतौर तज्जियाकार। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे उमर दराज गोंदल साहब से। उमर दराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर दराज, कैसे देखते हैं कि वाकई इंडस्ट्री में कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं, वो हुक्मरान के जो कि हर वक्त अस्पतालों के बिस्तर को चिपके रहते थे, अब 2023 से बीमार ही नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें होती हैं या हुक्मरान होते हैं, इनके रवैये बड़े डिफरेंट होते हैं। जब ये हुकूमतों के अंदर होते हैं, वो कि मैं इस चीज से कायल नहीं हूं कि किसी की बीमारी को लेकर उस पर बात की जाए, वो कोई भी हो, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी जो फैसल वाडा साहब है वो बात कर रहे हैं। और फैसल वाडा साहब, आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के वोटों से सेनेटर बन के आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से सेनेटर बनकर जो है वो पहुंचे। इस तरह के बहुत सारे जो आजाद सेनेटर्स हैं वो सिस्टम के अंदर आए और इन जमातों ने उनको खुद मौका दिया। ये तो आप इनको बताना चाहिए हुक्मरानों को कि वो हुक्मरान, माजी के अंदर हम ये देखते हैं कि जब जेल की बारी आती है तो भी जेलों में वक्त कम गुजारते हैं और वो अस्पतालों में या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जाहिर है कि उनका इशारा जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ या हुक्मरान खानदान की तरफ है। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे और जेल के दौरान जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मैं बारहा कह चुका हूं कि दुनिया की तारीख का मुनफरिद वाकया है। किसी सजा याफ्ता शख्स को न सिर्फ जेल से निकालकर अस्पताल तो दूर की बात है, मुल्क से बाहर भेज दिया गया। आप जरा देखिए कि आज वही निजाम है, वही मुल्क है, वही अदालतें हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें मुल्क से बाहर भेजो, वो कहते हैं कि हमारा इलाज मुआवजा तो करवा दे। लेकिन आज उनके मुखालिफ इमरान खान को तो इलाज मुआवजे की भी उनकी मर्जी के डॉक्टर से सहूलत मुयस्सर नहीं है। लेकिन जब सिस्टम राजी था तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भी भेज दिया गया। तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को फैसल वाडा साहब को जवाब देना चाहिए। फैसल वाडा साहब ये सवाल उठा रहे हैं, तो वो सवाल क्यों उठा रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं तो किन पर उठा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है सबको पता है। अच्छा, ठीक हो गया। सफीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। फैसल वाडा साहब को क्या हो गया? वो कहते हैं कि जी ना कोई घोड़ा ना गधा, फिर भी नून लीग आखिरी नंबर पर क्यों है? गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ फैसल वाडा साहब को एकदम से तब्दीली आ गई? सलमान, थैंक यू। पता क्या, ये टीजर है। आप लोग तो बहुत ज्यादा हमारे खास हलकों के साथ इन टच में रहते हैं। अगर मैं दूर से बैठ के ये सिनेरियो को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हुक्मरानों के लिए एक टीजर था, एक वेकअप कॉल थी कि आप इतना इजी मत लेके गवर्नमेंट करें। आप इतने भी फेमस और पॉपुलर नहीं हैं और आपकी कारकर्दगी इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप बहुत ही लाइट ऑन एटीट्यूड के साथ बैठे हुए हैं। आप वही करें जो हम चाहते हैं, जो रियासत पाकिस्तान चाहती है। तो इट्स अ वेकअप कॉल एक्चुअली फॉर एवरी सिंगल पर्सन। ये नहीं है कि ये किसी एक के लिए है, ये सबके लिए है कि अगर आप हमें टिट फॉर टैट कर सकते हैं, हमारी दीवी डिमांड्स को आप इफ एंड बट करके डिले कर सकते हैं, तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वेकअप कॉल देकर झंझोड़ा जा सकता है, उठाया जा सकता है, दोबारा से बीमार भी किया जा सकता है। देखिए, माजी में भी ऐसे ही इमरान खान साहब के साथ भी हुआ, जब वो बहुत ही लेबैक एटीट्यूड के साथ लेट गए कि अब मैं 15 साल के लिए मैं ही रहूंगा, तो उनको ऐसी वेकअप कॉल मिली कि दोबारा वो सो ना सके। तो ये भी इन्हीं हुक्मरानों के, ये तो हुक्मरान ज्यादा तजर्बाकार है, इमरान खान से भी ज्यादा लंबा अरसा से हुकूमतों में आते रहे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने टीजर को देख लिया, महसूस कर लिया है जो पैगाम था। अगर मैं बाहर बैठी हुई ये विजुअल्स को देख के समझ पा रही हूँ, लाजमी नहीं होता जो विस्पर मेरे कान में आके डले वही खबर होती है। खबर वो होती है जो
बोल रही है, जो दिखाई जा रही है, उसके पीछे एजेंडा क्या है। तो एजेंडा यही है इन लोगों के लिए कि फाइलें तमाम लोगों की बन रही है कि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि केपीके के अंदर कोई करप्शन नहीं हो रही हो, पंजाब के अंदर कोई करप्शन नहीं हो रही हो, सिंध के अंदर कोई करप्शन नहीं हो रही हो, कश्मीर के अंदर करप्शन नहीं हो रही हो, जीबी के अंदर करप्शन नहीं हो रही है। ये जो मुझे आज मिथ समझ आने लगी है कि क्यों चुपके से फाइलें बनाई जाती हैं, क्योंकि वो इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरप्ट नहीं कर सकते इन लोगों को जब ये हुकूमत में होते हैं, क्योंकि असल करता धरता यही सियासतदान होते हैं, यही ब्यूरोक्रेसी होती है, इनको चलाने वाले सियासतदान होते हैं। तो वो चुपके से इनकी फाइलें बनाते रहते हैं, जो ये करते हैं वो फाइलें उसी की बनाते हैं। ये आप ज़हन में रखें। अगर मेरी और आपकी फाइल नहीं बन रही है दैट मीन हम कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, तो वो हमारी फाइल कैसे बनाएंगे? तो इनकी फाइलें तभी बनती हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स का मुझे खुद भी पता है, बट वक्त आने पे जब वो खुलेंगी तो सबको पता चलेगा कि किसका। एक चीज मुझे इस सिस्टम से समझ आई है कि ये सिस्टम क्या करता है। पहली दफा मैंने बड़ा क्लोजली वॉच करना शुरू किया है। वो चाहते हैं कि जो करप्शन कर रहा है फाइल भी उसी के नाम की बने, वो इफ एंड बट के ब्यूरोक्रेसी के या किसी बाबू के नाम पे वो फाइल ना बनवाएं। तो ये मैंने इस सिस्टम को महसूस करते हुए खुद इस दफा देखा है प्रैक्टिकली तौर पे। जब कोई केस आएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि उन्होंने कैसे किसको असल किरदारों को सामने लाकर कहा कि ये आपकी फाइल है, आपके नाम की बननी है। बिल्कुल ठीक। चले, हमारे साथ उस्मान अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, फाइलें बनना शुरू हो गई हैं और नून लीग और करप्शन। थैंक यू कैनी साहब, यू हैव मी इन योर शो। बात यह शुक्र है आज पीटीआई और पीटीआई के चाहने वालों को जो है वावडा साहब को आइडियलाइज कर रहे हैं। कभी ये शेख रशीद को आइडियलाइज करते थे। बात यह है कि वावडा साहब शेख रशीद साहब की कमी को पूरा कर रहे हैं और वो एक वक्त मीडिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है कि वावडा साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कभी ये वावडा साहब को तनकीद करते हैं पीटीआई वाले। और मैं आपको ये बताऊं, नवाज शरीफ साहब इमरान खान की गवर्नमेंट में इलाज के लिए बाहर से गए तो किसकी गवर्नमेंट थी? इमरान खान की। इमरान खान की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी अहलिया बीमार है। पीटीआई वाले मजाक उड़ाते थे और उनकी डेथ हो गई। फिर पीटीआई वालों ने कहा ओहो ये तो वाकई वो सीरियस थी। क्या मुझे ये बताएं कि पीटीआई के दौर में अपनी बीमारी को जस्टिफाई करने के लिए मरना जरूरी है? अभी इमरान खान साहब बीमार होते हैं, बीमारी पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, बीमारी पर किसी को हमें तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। ये तो अल्लाह के निज़ाम है। अब इमरान खान साहब कभी उनकी हेल्थ डाउन होती है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भिजवाया जाता है। अगर उनका कोई ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो बाहर से हो सकता है तो वो बाहर भी जा सकते हैं। मगर हमें ये कहना कि बस सिर्फ नवाज शरीफ बीमार होते हैं, इमरान खान साहब बीमार नहीं होते, जरदारी साहब बीमार नहीं होते, ये चीज़ें ठीक नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक शो में, तलत हुसैन साहब के शो में कहा है कि वावडा साहब असल में चाहते थे कि उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाए, वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सके। वावडा साहब सेंटर तो बन गए और शायद इसलिए वावडा साहब जो हैं वो अपना गिला शिकवा कर रहे हैं। देखिए सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। वावडा साहब जो गिला शिकवा है वो कर रहे हैं, मगर वावडा साहब को अगर वो इतने बहादुर हैं, नो डाउट वो बहादुर हैं, तो वावडा से सबूत से बात करें कि फलां वजीर, फलां एमपीए, फलां एमएनए ये करप्शन की है। तो भाई पंजाब में जो करप्शन हो रही है आपके सामने है कि मरियम नवाज शरीफ उस पर सख्त एक्शन ले रही हैं और वो लोग अंदर हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ ने खुद भी कहा था कि अगर उनको बीमार हुई हैं तो वो दौरान कैद बीमार हुई थी जब इमरान खान के दौर में उनको जेल में कैद किया गया। सर वो भी कह रहे हैं ना कि फाइलें बन रही हैं तो फिर फाइलें ही बतौर सबूत सामने आएंगी। चलें इस पर बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है उमर दराज गोंदल साहब। उमर साहब, ये बताइएगा कि फैसल वाडा साहब की तनकीद जो है वो चल रही है, नून लीग खामोश है, तो इसकी खामोशी की क्या वजह है और क्या वाकई फैसल वाडा साहब को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया, उसका गुस्सा उतार रहे हैं? देखिए, जो हकीकत बात है वो ये है कि फैसल वावडा साहब हों या मोहसिन नकवी साहब हों या कोई और आजाद सेनेटर्स हों, वो चाहें तो जो जिस मनसब पे पहुंचना चाहें, जहां पहुंचना चाहें, आप सब जानते हैं। इस वक्त अगर आप फैसल वावडा साहब से ये पूछें या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से पूछें कि क्या मोहसिन नकवी या फैसल वावडा पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, नून लीग का हिस्सा है, किस जमात का हिस्सा है? अच्छा, किसी जमात का हिस्सा नहीं तो आपने वोट कैसे दिए हैं? सबको पता वोट कैसे दिए हैं। आप सलमान साहब जानते हैं कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ को रिपोर्ट करते होंगे या शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते होंगे कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ठीक कर रहा। असल बात ये है कि ये सारे जो आजाद सेनेटर्स हैं ये सिस्टम का खूबसूरत चेहरा है और ये सिस्टम है। अगर वो चाहते
तो वो किसी भी जगह पे किसी भी मनसब के ऊपर आ सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस सिलसिले में लेकिन साहब जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चलिए ठीक है, सब कुछ है, तनकीद शुरू हो गई, सहेल वड़ाई साहब के जो है वो कॉलम्स भी आ रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन इस सारे सिस्टम का ऑल्टरनेट क्या है? क्या ऐसा मौजूद होगा कि ये निजाम हट भी जाता है तो उसकी जगह वो निजाम ले लें? ऑल्टरनेट सिर्फ सलमान साहब एक ही है कि जो अवाम फैसला दे, अवाम जो भी फैसला दे उसको कबूल किया जाए। अवाम के नुमाइंदे आने चाहिए जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जीते, जो रिटर्निंग अफसरान के कमरों में ना जीते, और जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जीते तो फिर वो अवाम की, उनको पता होगा कि हमने अवाम से वोट लेना है। पिछले चंद सालों में हुआ ये है, खासकर 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर और उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमतें हैं, उनको ये लगता है ना तो अवाम से वोट लेना है, ना हम अवाम से कोई उसकी बुनियाद के ऊपर हमें हुकूमत मिली है तो हमें क्या फर्क पड़ता है अवाम को बॉदर करने का। आप एक मिसाल देखिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस को लेकर जो पाकिस्तान के लोगों को ज़िबा किया गया है, जो जगह टैक्स लिया जा रहा है, ये दुनिया में कहां पे होता है? आप हमें यहाँ पे मंजन बेच रहे थे कि ये अमेरिका ईरान जंग की वजह से है। भाई आपने लेवी बढ़ाई है, आप पाकिस्तान के लोगों की जेब से जगह टैक्स निकाल रहे हो। जब पिछली हुकूमत के अंदर ये कुछ 100 रुपए से भी ऊपर नहीं होगा, चंद रुपए था तो सब शोर मचाते थे कि इंकलाब आना चाहिए। अब जब आप इसको अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट लेवी वापस ले लेना तो जो जंग से पहले वाली कीमत है पेट्रोल तकरीबन उसके आसपास पहुंच जाए। तो आप ही क्या कर रहे हैं? वजह क्या है? आपको फर्क ही नहीं पड़ता, अवाम मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है उसके सामने, फैसल वावडा के सामने आपसे बोला भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। सफीना साहिबा, क्या वाकई हुकूमत अपना बयानिया बनाने में नाकाम रही है? जो डिलीवर करना चाहिए था वैसा डिलीवर नहीं कर सकी? नहीं सलमान, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वो अब जितना कर सकते हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन करप्शन से पाक किसी भी मुल्क को नहीं किया जा सकता, मिनिमम जरूर किया जा सकता है, तो वो हो रहा है। अब ये देखना होता है कंपैरिजन करके कि हमारे तमाम सूबों में से सबसे बेहतरीन कौन काम कर रहा है। डेफिनेटली इसमें मरियम की एफर्ट्स नजर आती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल बहुत ही ज्यादा गुड बुक में हैं, ये भी आप माइंड में रखिएगा। बेशक फैसल वावडा कुछ भी कह रहे हूं, प्राइम मिनिस्टर को मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है, और ना वो किसी ऐसी बुक में है कि उनको आईब्रो भी लिफ्ट करके देखा जाता होगा। डेफिनेटली ये सॉफ्ट कॉल थी तमाम लोगों के लिए जो इफ एंड बट करके शायद अपने मुतालबात पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद हमारी स्टेट के मुतालबात को डिले कर रहे थे। तो मैं उसको उस सिनेरियो में लेती हूँ। बहुत सारी चीजें छोड़े जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बजट तकरीर क्यों नहीं कर रहे? क्या वो भी साइड पर होना चाहते हैं? नहीं, साइड पे कैसे होना चाहते हैं? अगर वो आने वाले टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको भी आके इसी सिस्टम का हिस्सा बनना है। वो ये नहीं कर सकते कि सारी बैड थिंग्स जो है वो शहबाज शरीफ के झोली में डाल दी जाए और गुड चीजें जो है वो पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी जाए। अल्टीमेटली ये मिल के हुकूमत कर रहे हैं, केपी की भी मिल के हुकूमत कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक, जैसे देखे ना केपी की वाले जब इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं तो फिर बुला लिया जाता है छोटे बच्चे को कि आदिल सोहेल साहब जरा इधर, तो वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो सभी अल्टीमेटली गुड बॉय बन के काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग गुड काम होने चाहिए वो शायद नहीं अभी हो रहे हैं, क्योंकि वेकअप कॉल इसलिए भी है कि पूरी दुनिया में मैं और आप पसंद करें ना करें, आप मेरे पे ठप्पा लगा दें कि मैं पाक फौज को सपोर्ट करती हूं या नहीं करती हूं, लेकिन ये पूरी दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो कर दिखाया है वो हमारा आज तक का कोई भी सियासी लीडर नहीं कर सका है। तो डेफिनेटली हमारे इदारे के अंदर भी तो बात होती होगी ना, मेरे जैसे आप जैसे भड़काने वाले ऑफिसर भी होते हैं, सर सारा कुछ आप कर रहे हैं तो ये सियासतदान क्या कर रहे हैं, सर ये देखे, सर वो देखे। तो डेफिनेटली ये वेकअप कॉल है हमारे सियासतदानों के लिए। इनको और बेस्ट करना चाहिए। अगर इनको क्रेडिट लेना है, आवाम से वोट बैंक लेना है, वापस आना है, तो इनको कारकर्दगी भी दिखानी है, कारकर्दगी भी दिखाना होगी। अच्छा भट्टी साहब, राना तनवीर साहब का एक बयान, उन्होंने इमरान खान साहब को अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है। वो कहते हैं मैंने पहले भी चैलेंज दिया था, मैं फिर चैलेंज करता हूं। तो क्या आप समझते हैं कि राना तनवीर साहब इतने पॉपुलर हैं, या फिर इमरान खान साहब इतने जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी ख़राब है कि वो नहीं जीत पाएंगे वहाँ पे? देखें जी, राना तनवीर साहब भी बहुत पुराने एक सियासी रहनुमा हैं, नून लीग से वो हमेशा कॉन्टेस्ट करके जीते हैं। मगर इससे पहले भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं मूसा गिलानी, उन्होंने भी मुल्तान से जो है इमरान खान को इलेक्शन का लड़ने का कहा था। देखें ये सियासतदान जो होते हैं ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको ये बताऊँ कि जितनी मर्जी कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे
मैं आपको बता दूं हुकूमत कहीं नहीं जा रही। शायद मेरे पास वो ऐनक नहीं है जिससे मैं ये देख रहा हूं कि हुकूमत जा रही है। शायद किसी की ऐनक का नंबर मेरे से डिफरेंट है या उसकी ऐनक तेज देख रही है, वो ये समझ रहा है कि हुकूमत जा रही है। मुझे आप ये बताएं कि 50 साल दुश्मनी थी ईरान और अमेरिका की, किससे सुलह करवाई? पाकिस्तान ने। मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क से कोई फील्ड मार्शल साहब ने करवा दी। इस मुल्क ने, इस मुल्क के फील्ड मार्शल, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, चलें उन्होंने अच्छा काम किया। और मैं आपको दूसरी ये बताना चाहता हूं, इस मुल्क से कोई भी तिजारत करने को तैयार नहीं था, कोई इस मुल्क में सरमाया करने को, कारी करने को तैयार नहीं था। ये क्रेडिट किसको जाता है? मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल को जाता है। देखें, वो इस वक्त बात यह है कि पीटीआई के पास ऐसा कोई चूरन नहीं है, क्योंकि उनके कोई कारकुन निकल नहीं रहे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अब वो चाहते हैं कि चल फैसल बावड़ा साहब ने कोई बात की है, फैसल बावड़ा साहब को आइडियलाइज करते हैं, फैसल बावड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कर दी। देखें, करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर फैसल बावड़ा साहब समझते हैं कि करप्शन हो रही है, वो इस्तीफा दे दें और वो कहें कि भाई मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं। बावड़ा साहब ने इससे पहले भी बड़ी पेशीनगोइयां की और वो पीटीआई के दौर में की और साबित हुई, और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अब कर रहे हैं तो अब क्यों इख्तिलाफ? आप भी मान लें, बावड़ा साहब ठीक कह रहे होंगे, मगर बात एविडेंस से होती है। उस वक्त बात ये कही थी कि इमरान खान जा रहा है। अगर करप्शन की बात है, करप्शन की बात एविडेंस से होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। उमर दराज साहब, अब हमने देखा है कि सुहेल वड़ाई साहब का भी जी वो कॉलम आता है कि जिसमें कहते हैं कि अभी कंपनी नहीं चलेगी। फिर आज भी फिर उन्होंने यही कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा तो उनको रिटायर होने का मशवरा दे दिया गया। तो जब भी तनकीद होती है तो अगला बंदा अब रिटायर हो जाए, वो तनकीद ही ना करे किसी भी हवाले से। अच्छा, वैसे ना भट्टी साहब अभी हमारे भाई हैं, वो बात कर रहे थे कि ये भी क्रेडिट उसका है। भाई भट्टी साहब से ये पूछें या जो भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से दोस्त है उनसे पूछें कि क्या पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में, जिसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें कमी हुई है कि उसमें इजाफा हुआ है? गवर्नमेंट के नंबर के अकॉर्डिंगली आपने बताना है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या पिछले चंद सालों में, इस साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है कि कमी हुई है? हमें ये बताना है आपने कि क्या गुर्बत की, यानी जो पाकिस्तानी है, अब तो आप वो कहते हैं, उनके गुजरा टीवी पे आके धरने से कहते हैं जी 8,500 में इतने 100 कैलोरीज भी आप पूरी कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप अमीर लोग हैं। ये बताएं लोगों को, ये कहानियां कि वो फलां क्रेडिट है। देखिए, क्रेडिट इसमें कोई शक है? अगर पाकिस्तान ने अच्छा काम किया तो उसमें हम सब खुल के कहेंगे जी फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, जी फॉरेन ऑफिस का शुक्रिया, इसाक डार का शुक्रिया। ये सबकी कामयाबी है ना। ये अचानक से इस तरह से तफरीक पैदा कर देना कि वो उसका मुखालिफ है, उसका भाई पाकिस्तान की कामयाबी है, उससे आगे बढ़े। अब मुझे बताएं, डीजी खान में बैठा शख्स ये क्या समझे कि ईरान और अमेरिका का मुआहिदा हो गया, अच्छी बात है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है, उसकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है, उसके हवाले से बताएं। अच्छा, ये जहां तक दूसरा आपका सवाल था कंपनी चलने वाला, देखिए बात ये है, जब कंपनी में कॉम्पिटेंसी ना हो, उसमें चलने ही ना हो, आप उस कंपनी को दौड़ाते भी रहे तो ये नहीं चलेगी। नहीं चलेगी से मुराद क्या है? देखिए, आज पाकिस्तान में आम शख्स की जिंदगी आज से 3-4 साल पहले वाली गवर्नमेंट से आसान हुई है कि मुश्किल हुई है? आप कहते हैं जी पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी वो मुल्क डिफॉल्ट करने वाली थी, डिफॉल्ट होने वाला था। भाई डिफॉल्ट होने वाला था तो 6% मुल्क में तरक्की थी, डिफॉल्ट नहीं होने वाला तो 3.7% तरक्की है। भाई 3.5 साल की गवर्नमेंट हो गई है, 5वां बजट है शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम, और कितना इस कौम का आपने इम्तिहान लेना है? बताएं तो सही, आपने ऐसा क्या कर लिया है? यानी आज पाकिस्तान में डिफॉल्ट करने वाली हुकूमत में 150 का पेट्रोल मिलता था, आज 350 या जो भी नंबर है वो तजर्बाकारों की हुकूमत में मिलता है। उस वक्त गैस की कीमत क्या थी, बिजली का बिल क्या आता था, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी? सच्ची बात यह है कि कंपनी चले, मैं सलमान साहब एक जुमला, ये कंपनी चले या ना चले, इस कंपनी ने इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया है। तो जितना इस कंपनी को आप रखना चाहते हैं उतनी देर मुल्क का भट्टा बिठाएंगे। आपकी मर्जी है, चलाना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं। कैनी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ी साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, यकीनी तौर पर यहीं से गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। और बड़ी खुशखबरियां खासतौर पर पेट्रोल में एक बड़ी कमी जो है पेट्रोल की कीमत में, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सफीना खान साहिबा। सफीना साहिबा, हमने देखा कि जीबी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जहां पर 10 सीटें हैं, वहीं पर जो नून लीग है वो 8 सीटों का दावा किए बैठी है, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, लेकिन एक दूसरे को हम देखते हैं गुड जेस्चर दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जा रहा है कि आप हुकूमत बना लें। लेकिन जब यही चीज़ हमें यहाँ पर नजर आती है कि जहाँ पर 90 से ज़ायद सीट्स थी पीटीआई की, लेकिन उनको फिर
पीछे किया गया, सब आपस में इकट्ठे हो गए और उनको फिर उस तरह से नहीं ट्रीट किया गया जैसे वहां पर मैंडेट का एहतराम है, यहां पे क्यों नहीं? सलमान, आप मुझे लगता है कि आप भूल रहे हैं। हुकूमत ने पूरा चांस दिया था, यानी कि अब की पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने पूरा चांस दिया था पीटीआई को कि आप आए, आकर हम हमारे साथ गवर्नमेंट बनाए। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड रही है। उनके वुज़रा के बयानात आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं हमने इवन रियासत ने अलाउ किया इनको कि जाए इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। तो ये इल्जाम आप ना करें कि जी उनको चांस नहीं मिला था। इमरान खान ने खुद डिसाइड किया कि मुझे हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि उनको ऑपोजिशन सूट करता है। वो चाहते नहीं थे कि मेरे अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त अगर वो ले दे की बात होती तो आज या फिर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता या पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर होता। तो इस चीज का क्रेडिट आप मत दें कि किसी ने छीनी है हुकूमत पीटीआई से किसी ने हुकूमत नहीं छीनी थी। पीटीआई ने खुद डिसाइड किया था कि हमें मेजॉरिटी तो उनके पास थी ना, खुद ऑपोजिशन में रहते और कहते कि ठीक है आप बनाएं। तो मेरा मतलब ये थोड़ी ना कि आप वो हुकूमत ही नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान को ऐसे थोड़ी ना चलने देना था ना। अब आप ये भी तो देखें, ऐसा थोड़ी ना कि उनके सर पे छोड़ दें हम, क्योंकि आपने मेजॉरिटी ले ली है, अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान ऐसे चलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। जब आपको ऑप्शन की दी जा रही है, जब आपको ऑफर की जा रही है, तो आप आए और अपनी हुकूमत बनाएं। और आप कह रहे हैं नहीं 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 हमने नहीं बनानी, हमने इसके साथ मिलकर नहीं बनानी। इतनी भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकते। तो फिर यहाँ पर भी 4 सीटें जो हैं वो कहीं से ले नून लीग और अपनी हुकूमत बना ले, यहाँ पर क्यों छोड़े बैठी? नहीं, ये ऑप्शन है ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि जैसे पीटीआई के पास ऑप्शन था, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर एक गुड जेस्चर दे रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। आप चाहते हैं कि आजाद मिला लें, आप चाहते हैं पीटीआई को मिला लें, अपने साथ हुकूमत बना लें। इट्स अ वेरी वेरी गुड जेस्चर। चलें हम इसको ओवरऑल एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर लेते हैं कि यही चीज आगे प्रिवेल करे और बेहतरी हो। अच्छा उमर दराज साहब, एक इंपॉर्टेंट इस टाइम जो एक नैरेटिव जो है वो आ रहा है पीटीआई के हवाले से, वो कहते हैं कि जनाब तख्तियां देखें हमारी हैं, उस पर जो है शहबाज सरकार अपनी तख्तियां लगाई जा रही है और इस चीज के ऊपर फिर तनकीद भी होती है। तो ये तख्तियों वाली सियासत के सिर्फ तख्तियां बदल देने से क्या अवाम के दिल बदल जाएंगे या अवाम वो भूल जाएंगे जो उनके साथ हुआ? तो कैसे लोगों के दिल कैसे बदले जाएंगे? देखिए, तख्तियां सियासतदान पाकिस्तान में चूंकि रिवाज है, तख्तियां लगाना तो मसला नहीं है, लेकिन ये जो कौम के पैसों से अपने नाम की ब्रांडिंग है, अपने खानदान की ब्रांडिंग है, ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी सियासी जमात करे। हमें उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। दूसरी बात कि अवाम के दिल कैसे बदलते हैं, देखिए अवाम के दिल तो कारकर्दगी से बदलते हैं, और कारकर्दगी जब लोग अपने नुमाइंदे ये समझते हैं हमारे हकीकी नुमाइंदे ये पहुंचे हैं, उन्होंने डिलीवर किया है, लोग उनको वोट करते हैं। जब ये लोग समझते हैं कि नहीं इन्होंने डिलीवर नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, जो मंशूर दिया था, जो बात की थी उसके बरक्स इन्होंने किया, तो लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट सलमान साहब रही नहीं है कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर अवाम की राय का कोई मानी होना होगा क्या। आप 8 फरवरी की बात करेंगे, वो कोई आगे से जवाब आएगा जी वो 2018 में हुआ जी, फलां हुआ। ये जस्टिफिकेशन है एक गलत चीज को जस्टिफाई करने की या उसके हवाले से देने की। देखिए दुनिया के अंदर अगर आप आज देखें, हम किसी के दोस्त से दुश्मन किसी मुल्क के हो सकते हैं, लेकिन उनकी आगे जाने की वजह यही है कि प्रोसेस फेयर है। लोग जिसको इलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट में आ जाता है, जिसको इलेक्ट नहीं करते वो जो है बाहर चला जाता है या अपोजिशन के अंदर होता है। मैं लाहौर में था, मैंने नवाज शरीफ साहब का हल्का कवर किया, पोलिंग डे पे मेरी ड्यूटी वहीं पे थी, और मैंने उससे पहले वहां सर्वे भी किया। आप यकीन माने छोड़ देते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कहती है। आप जमात इस्लामी समेत तमाम कंटेस्टिंग पार्टी से फॉर्म 45 मंगवा के लाहौर के उस हल्के को खोल ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को छोड़ देते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है या नून लीग का क्या मौक़िफ़ है। भाई रात 3 बजे उस हल्के का आरओ चेंज किया गया, ये सवाल तो अपनी जगह के ऊपर है ना। और जो मुकाबले में खातून थी वो जेल में है पाबंदे सलासिल से, और मैं और जो शख्सियत मुकाबला इलेक्शन लड़ रहे थी वो मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे हैं, और वो चले वहां तो जो सो मैनेज हो गया। तो आप उमर दराज साहब कहना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब फिर हारे में? नहीं, मैं फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं, मैंने कवर किया। अब जब मैं कह रहा हूं जमात इस्लामी से फॉर्म 45 मंगवा ले, अगर मियां साहब फॉर्म 45 के मुताबिक जो जमात इस्लामी के फॉर्म 45 है उसके मुताबिक मियां साहब जीते हुए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं तहरीक इंसाफ नून लीग की बात ही नहीं कर रहा, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूं। ना नून लीग की इत्तेहादी है ना पीटीआई की इत्तेहादी है। वैसे सर इतना बड़ा लीडर कैसे हार सकता है सर? लेकिन चलें समीना साहिबा, आप भी मानती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं फॉर्म 45 के हवाले से जो उनका दावा है आप उस पर यकीन रखती हैं?
सलमान, मैं लोगों के तज़किरे को सुन के अपना नैरेटिव नहीं बनाती हूँ। आई वाज द ओनली वन जो प्राइम मिनिस्टर जो नहीं, लेकिन फॉर्मर मैंने प्राइम फॉर्म मिनिस्टर 45 के हवाले से तो बात की ना। नहीं, मैं आपको वही बात बताने लगी हूँ कि मेरा उनका सोचना कुछ और है, मेरा सोचना कुछ और है। मैं जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से फ्लाई कर रहे थे तो मेरी ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड है। इवन मेरा मैंने व्लॉग किया था वो भी ऑन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को हरवाया जाएगा, फिर उनके ऊपर अच्छा। एहसान करवाया जाएगा कि आप बड़ी मजबूरी से जीते हैं आप, ताकि वो कट टू साइज रहें, ताकि वो अपने आप में रहें कि आप हारे हुए थे, हमारी वजह से आप जीत गए हैं। सो ये मेरी सफीना साहबा, मरियम साहबा तो बड़ी लीड से जीती है ना और वजीर आला बन गई। ये मैं कह रही हूँ, ये मेरी परसेप्शन है कि उनको जानबूझ के पहले ऐसा अच्छा। इंप्रेशन बनाया गया कि वो हार रहे हैं, फिर उनको कहा कि नहीं आप हारे हुए थे, हमारी वजह से आप जीते हैं। ये मेरी परसेप्शन है, ये उस वक्त की बात है जब नवाज शरीफ यहाँ से फ्लाई कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, हमारे कुलीग्स ने वहां पर जाके क्या देखा, वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, मैं उससे इनकार नहीं करी। मेरे पास जो मेरी परसेप्शन थी, जो मेरा तजर्बा था, जो मेरा तज्जिया था, वो ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को सिस्टम से आउट किया जाना था, इनको पनिश किया जाना था, फिर इनको हरवाने का इंप्रेशन दिया जाना था। तो मेरी सोच जरा डिफरेंट है, उन लोगों की सोच जरा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरा ये कहना है। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, सर ये क्या फॉर्म 45 की बहस, अभी कादिर मंदोखेल साहब भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने फॉर्म 45 दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, बल्कि वो तो वकील हैं, वो कहते हैं मैं वकालत छोड़ दूं। सर जी 2018 की मैं बात करूं ना, तो उस वक्त फॉर्म 45 दिए नहीं जाता था, ये अब दिया गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चलें ये मान लें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाता है। मुझे काश ये बता दें उमर दराज साहब कि पीटीआई की क्या कारकर्दगी है जी केपीके में, पीटीआई की क्या कारकर्दगी थी बुज़दार साहब के दौर में, लोग उनको क्या वोट देते। असल में बदकिस्मती ये कहा जाता है कि पीटीआई की ज़हनियत रखने वाले लोगों को या सहाफ़ियों को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि हमारा बाबा ऊपर है। बात यह है कि इस वक्त पूरे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मैं छोड़ के किसी सहाफ़ी से पूछ लें कि आज का पंजाब पहले से बेहतर नहीं है, आपको लोग कहेंगे बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, साफ सुथरा पंजाब का उनका प्रोजेक्ट देख लें, तालीम का निज़ाम देख लें, हॉस्पिटल का निज़ाम देख लें। मैं आइडियल नहीं कह रहा, मगर पहले से बेहतर है। असल में मैं अगर ये समझते हैं कि बुज़दार का पंजाब बेहतर था, तो फिर ऐसी सहाफ़त, ऐसी सियासत, मैं समझता हूँ फिर अल्लाह ही हाफिज़ कह सकता है इंसान कि भाई वो कहते हैं कि वो बेहतर था। पीटीआई ने देखें डिलीवरेंस देनी है। हाल ही के इमरान खान साहब नारा लगाएंगे, इमरान खान साहब बिल जलाएंगे, इमरान खान बम जलाएंगे, वो ठीक है। अगर ये सियासत का मजाज है, ये सहाफत का मजाज है, कोई वो हमें नहीं फिर हमारे में वो तज़िया भी नहीं आता। बड़ी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यही सवाल कि क्या बुज़दार साहब का पंजाब बेहतर था या मरियम साहिबा का पंजाब बेहतर है, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक दफ़ा फिर से आगे गुफ्तगू करते हुए उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज साहब, अब एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहेंगे कि दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या बुज़दार साहब का पंजाब या मरियम नवाज साहब का साहिबा का पंजाब जो है, कौन सा बेहतर? देखिए, दिल पर हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट्स जो गवर्नमेंट का अपना नंबर होता है उसके लिए काफी होते हैं। मैं जरा आपको हकायक की बुनियाद के ऊपर बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। देखिए, रेटरिक होना या कुछ जज्बाती वाबस्तगी होना वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं कि पंजाब के अंदर किसान या ज़राअत से वाबस्ता लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो 60% से ज्यादा पंजाब के लोग ज़राअत से जुड़े हुए हैं। क्या आज किसान खुशहाल है या उस्मान बुज़दार, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, उस्मान बुज़दार के दौर में किसान खुशहाल था? तो सुनिए, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें वो बताते हैं कि पंजाब के किसान को कितने 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उनकी कॉस्ट 3400 समथिंग थी और 2800 रुपए गंदम पिछले साल फरोख्त हुई, जब गवर्नमेंट ने कहा जी हम फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं। आज सुनिए जरा, उस्मान बुज़दार के दौर में लोगों ने गंदम या उस हवाले से अपने इतनास का जो मुआवजा वसूल किया सो किया। अब सूरत हाल ये है कि आपने कहा कि हम 11 कंपनियां बनाएंगे, 11 कंपनियां गंदम प्रोक्योर नहीं कर पाई। अब पंजाब हुकूमत कह रही है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हम पास्को से खरीदेंगे। अगली बात सुने, अगर आपने सुनना है तो जाएं लोगों से आलू की जिन्होंने फसल काश की है उनसे पूछें। चले उससे भी आप आगे जाना चाहते हैं तो दीगर की जिन्होंने फसलें काश की हैं उनसे आप पूछ लेंगे तो आपको सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा। चले, पिछली गवर्नमेंट लायक थी ना लायक थी, आप सिर्फ ये बता दीजिए मुस्लिम लीग नून का एक दौर कोट कर दे जब पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। एक कोई कोट, इतनी गवर्नमेंट्स आई है इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी। आपको इस बात का पता है? तो उमर साहब कंक्लूड कर दें बस, फिर उसको आप क्या कहते हैं, फिर कंक्लूड कर दीजिए।
कौन बेहतर था? जी जी उमर दराज साहब। अच्छा, मैंने कहा शायद आपकी शोर से। अच्छा, मैं दूसरा नहीं मैं आपको कह रहा हूं बता कंक्लूड कर दीजिएगा बस इसको। हाँ जी। अच्छा, कौन मैं सा ये बेहतर? सिर्फ कहने लगा था कि तजर्बाकारों के दौर में जो आपकी इस वक्त तरक्की की शरह है, जिसमें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और सिस्टम मिलकर जोर लगा रहे हैं भाई, 4% आप नहीं अचीव कर पाए। जिस दिन आपने उनकी गवर्नमेंट गिराई, मिफ्ता इस्माइल आपका वजीर खजाना था नून लीग का, उसका नंबर है कि 5.97 थी उनके गवर्नमेंट का आखिरी टेन्योर, आखिरी साल जो था। बिल्कुल उनकी तरक्की ठीक, की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सफीना साहिबा आपने तो सब नामे सर हिलाया, लेकिन आप भी फिर ऐसे ही कीजिए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि किसका दौर बेहतर था, इमरान खान साहब या अभी मौजूदा शहबाज शरीफ साहब का दौर? सलमान, मैं जो भी कहती हूँ हमेशा सच कहती हूँ, और चाहे वो मेरा सच किसी को कड़वा लगे या अच्छा लगे। आज का पंजाब डेफिनेटली वे बेटर देन बुज़दार का कोई कंपैरिजन नहीं है मरियम नवाज शरीफ के साथ। इवन मरियम नवाज ने अपने चचा को बीट किया, जो हम पूरी दुनिया में मशहूर थे कि शहबाज शरीफ जैसे पंजाब को रखने वाला कोई शायद आज तक आ ही ना सके। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली दफा खातून होते हुए आई हैं और उन्होंने बताया कि वो अपने चचा को भी बीट कर सकती हैं, तो ये उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ साहब? नहीं, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा। एक और चीज मैं छोटी सी ऐड करती हुई चली जाऊं, आपने काश्तकार की बात की। काश्तकार हमेशा से किसी हुकूमत का भी दौर उठा ले, आप 70 का दौर भी उठा ले, तब भी किसान जो है ना वो यही बोलता आया है कि हम लुट गए, हम मर गए। मेरे वालिद खुद एक बहुत छोटे से काश्तकार हैं, वो भी हम एक लमसम अमाउंट जो है वो हम अपने घर की गंदम, अपने घर के चावल के लिए बनाते हैं। महंगाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैंने अपने वालिद को कभी रोते हुए नहीं देखा। बात इतनी सी है कि काश्तकार के ऊपर भी उतना ही टैक्स लगाएं, क्योंकि टैक्स चोरी करना चाहते हैं ना काश्तकार। ये कहना बड़े बड़े जो सरमायादार है, बड़ा जो काश्तकार है ना, जिसने बहुत मुरब्बों के हिसाब से जिसकी जमीनी है 100, वो नहीं देना चाहता टैक्स। और वो इसलिए ये मोनोपोली के तहत हर हुकूमत में, आप मुझे किसी एक दौर की हुकूमत में बता दे जिसमें काश्तकार या किसान खुश था, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमने कभी भी जो है ना काश्तकार से टैक्स नहीं लिया। काश्तकार फिर हर दौर में रोया है। जी उमर दराज साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पंजाब के या किसानों के हवाले से आप जरा जाके जब उनसे ये कहते हैं ना कि हम जनाब पंजाब अपना किसान जो है वो टैक्स चोरी करना चाहता है, भाई जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो आपकी जो सारी की सारी जीडीपी इस वक्त बची हुई है, जो कोरोना में बची, जंग में बची, वो इन किसानों की वजह से है। टैक्स चोरी की बात है। आप कितनी जो टेक्सटाइल वाले हैं उनको आप देते हैं सब्सिडी, आप बाकी सब कितनी सब्सिडी देते हैं, और उन सबको, और वो कितना टैक्स चोरी करते हैं। आपको पता है कि ऐसे सतही बातें ना करने की टैक्स चोरी करते हैं। पंजाब का या पाकिस्तान के जो किसान है वो इस मैशत के आपको याद है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके की था पर पाबंदियां लगी थी, आपकी मैशत ग्रो इसलिए की थी कि आपके घर से वो चीजें पूरी हो रही थी। आज पंजाब जो फूड बास्केट है वहां यहाँ पर बात हुई है कि छापे मारने पड़ रहे हैं कि किसान के रोने की। जी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी बात सिर्फ मैंने इतनी की है कि काश्तकार भाई मैं कह रहा हूं लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर पड़ा हुआ है भाई, वो इनकी हुकूमत का ऑर्डर है जिसमें कहते हैं कि किसान की कॉस्ट भी पूरी नहीं हुई, वो कहां टैक्स चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वो कहां रो रहे हैं भाई, लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये इमरान खान का ऑर्डर नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जी भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने 2-3 दफा हाथ उठाया लेकिन गुफ्तगू चल रही थी। जी भट्टी साहब। कियानी साहब यकीन करें, आप पीटीआई के किसी भी रहनुमा को बुला लें अभी टॉक शो में, वो कहेगा कि बुज़दार हमारी गलत चॉइस थी जिसने इमरान खान की सियासत को डैमेज किया है। मैं हैरान हूं कि उसके हक में सफाइयां लोग दे रहे हैं कि बुज़दार बिल्कुल ठीक था। मुझे आप ये बताएं कि गंदम और जो इन्होंने सारे तस्वीरों को गंदम और आलू पे ला दिए। पंजाब हुकूमत है भाई, 13-14 करोड़ का ये सूबा है, आपने गंदम आलू, बस गंदम आलू, पूरी आवाम पंजाब गंदम आलू है। अब मेरे सुन लें, सुन तो लेना सर, मेरे सुन तो लेना सर, मेरे सुन तो लेना, रीढ़ की हड्डी और भी चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना कुछ है। आलू गंदम आलू, भाई इससे आगे भी तो आप निकले। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहता कि किसान खुशहाल है, मुझे आप ये बता दें कि पिछले 2 साल 3 साल से हुकूमत है यार। पहले मेरे सुन तो लेना, मैंने आपको सुना है भाई, मैंने आपको सुना है ना, अब आप मुझे सुन लें, आप मुझे जो चीजें व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। पहले मेरे सुन लें, बढ़िया सवाल तो ले लेना, पहले मेरे सुन तो लेना यार, सवाल ले लें, इसी में कंक्लूड यार भाई, पहले मेरा जवाब तो ले लें। जी अब मैं ये कह रहा हूं कि पूरे पंजाब के 54 महकमे हैं भाई, आप 54 महकमे की कारकर्दगी बताओ
किसी और महकमे की गलती बताओ, कोई किसान 3 साल में एहतजाज के लिए तो नहीं आया। आपको पता नहीं लहाम हुआ है कि किसान बड़ा परेशान है, अवाम खुश है, सस्ते दामों चीजें मिल रही है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला वो कोर्ट कर रहे हैं। काश आप ये बताएं कि केपीके में जहां पर लोगों को खुराक नहीं मिल रही, जहां पर बम धमाके हो रहे हैं, वहां पर अस्पताल की सहूलतें नहीं है, एजुकेशन की सहूलतें नहीं है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपको पंजाब नजर आ रहा है। मैं तो हैरान हूं कि उमर साहब, आपकी सहाफत नून लीग से शुरू हो रही है, नून लीग पर खत्म हो रही है। यार और भी कुछ बोलो। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी। उमर दराज साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इनसे ये पूछें कि अगर पंजाब जो है उसने इस हवाले से गंदम या आलू की बात नहीं करनी तो उसने क्या इंडस्ट्रियल सूबा है? पूछे तो सही ना भाई। इंडस्ट्री भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। आप आलू वो पूछ रहे हैं कि गुजरात का सूबा बेहतर था, मरियम नवाज का सूबा बेहतर। आप कारकर्दगी को आलू और गंदम में ले। बड़ी साहब चले, आप सुन लें, बड़ी साहब सुन लें जरा। जी उमर साहब, आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ का बजट कितना काम किया? कल बजट पेश हुआ, लाहौर से कवर कर रहे हैं, भट्टी साहब से पूछे। भाई जी आपको ये बताऊं, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पंजाब ने इस वक्त बजट रखा है। आप पढ़ लें, कट लगा है डेवलपमेंट, एडीपी का कट लगा है, एडीपी का कट लगा है, एडीपी। भाई आप पढ़ लेना। आप सलमान, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी लफ्जों में बताऊं जी सबीना साहबा जी। सलमान, मुझे ये बताएं कि जब आप जरूरत से ज्यादा चीज उगा लेंगे, चाहे उसमें आलू ही क्यों ना हो, तो वो कम कीमत पे जाएगा। चीज हमेशा बहुत ज्यादा महंगी बिकती है जो कम हो। तो आलू, आप एक तो हमारे किसान भी, मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत करते हैं, डेफिनेटली उनका भी हक है, वो भी प्रॉफिट कमाएं, लेकिन जब सभी आलू लगाएंगे तो वो आलू कितना बिकेगा? वो कम कीमत में बिकेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल वही होगा। तो हमारे किसानों को भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक वो काश्तकारी करें। तो और उनकी गंदम चावल का क्यों कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ? जी उमर दराज साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। ये उमर दराज साहब, जनाब क्यों इतने मुफ्त में भी आपको बेचने पड़ जाते हैं सर? उसको सजा मिलनी चाहिए, जाहिर है जनाब, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा जो है बिल्कुल जरूर मिली है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। तो ये आज का प्रोग्राम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर जो गुफ्तगू हुई है, इसी सिलसिले को एक दफ़ा फिर से मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक नए प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।